ठीक है, तो कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और 10 क्वेश्चन में एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर हमें कुछ परसेंटेज बढ़ाना है या घटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके मिलता जुलता क्वेश्चन भी मिलेगा अपन को, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अपन ने एक परसेंटेज पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन करे थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये। बोला है कि इन टेस्ट राजेश स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स। मतलब 30% उसने स्कोर करा है लेकिन फेल हो गया वो। मतलब 30% इज नॉट अ पासिंग मार्क्स। और उसी टेस्ट में प्रिया ने 42 मार्क्स, 42% स्कोर करे लेकिन वो पास हो गई 45 मार्क्स। मतलब, हाँ देखो, फिलहाल तो पहले बैकग्राउंड समझते हैं ताकि चीजें समझ में आए, है ना। और फिर देखेंगे कि 10 सेकंड में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पासिंग मार्क्स है जो हमें नहीं पता। ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, राजेश, वाई ऑलवेज बॉयज। ठीक है, 30% से बेचारा फेल हो गया। और जो प्रिया है, ठीक है, वो हो गई 42% से पास। ठीक। अब ये हमें यहाँ पे भी कोई परसेंट होगा 30 और 42 के बीच में। ठीक है, जो हमको बता दे कि ये कितना आएगा, मतलब पासिंग मार्क्स क्या है। लॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत आसान दिख रहा है, क्योंकि 12% का अंतर है ना। 12% का अंतर है और 45-45 मार्क्स का यहाँ पे अंतर है। मतलब 6% इक्वल टू हो गया 45 मार्क्स, है ना। 6% हो गया कितना? तो आई थिंक यू नो की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी। 30। आया समझ में? देखिए, ये तो एक सिंपल केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 12% का अंतर है। 45 मार्क्स, 45 और 90 मार्क्स का अंतर है 45। मतलब डिवीजन बड़ा आसान दिया हुआ है कि पासिंग मार्क्स से 42-45 इधर, 45 वहां, और बीच में 12% का अंतर है। तो 12% इक्वल टू 90 मार्क्स है। तो 6% इक्वल टू 45 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब 40, यहाँ पे बीच का जो 6% आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे। अगर ये अलग अलग होता, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो थोड़ा सा आसान था, तो फटाफट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, और डायग्राम बना के ही चीजें समझ में आती। लेकिन आप सपोज इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 45% हो जाता है, है ना। 45। तो इसमें फिर अंतर आता। कैसे अंतर आता? हम यहाँ पे दिमाग लगाते कि इसका गैप कितना है। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है वो, नहीं, हमें यहाँ पे गैप देखते हैं। इतना 15% का गैप आता, है ना। और फिर ये 45-45 हो जाता। यहाँ पे भी अपन करते क्या, वही चीज, है ना। फिर कितना हो जाता है, ये 7.5 बढ़ा तो 37.5 हो जाता। तो अंतर, जो गैप रहेगा मार्क्स का, ठीक है, वही हमें बता देगा कि कहाँ पर बीच में है। लेकिन सपोज ये बोलता है कि ये 45-45 की जगह ये 45 और ये 30 होता, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके 15% टोटल है ना। तो इसको ए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो 45/30 इक्वल टू ए अपॉन बी। और ए क्या है, 15 - बी निकाल लेते। आया समझ में? तो अगर ये क्वेश्चन तो चलो आसान है, क्योंकि ज्यादातर इस तरह क्वेश्चन आएंगे जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज आपको टाइम कम मिलता है। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान होती है। लेकिन हमारा जो, अगर फिर भी अगर इस तरह का आता है, यहाँ तो 45-45 था, अगर नहीं भी आता है तो यू विल एबल टू डू दैट। आया समझ में? फिलहाल हम इसी क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या था, 12% का अंतर था, 42% इनके थे, 30% इनके, 12% का गैप है। मतलब, और टोटल इनके बीच में कितना गैप है, 45-45। तो मतलब 6% जो है वो 45 है। और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये बीच का परसेंटेज हो गया, 6% बढ़ा देंगे 36। इसका सोल्यूशन नेट पे बहुत मतलब घुमा फिरा के है, लेकिन इसको इस तरह से करेंगे तो 10 सेकंड में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया है द सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 10%। तो किसी भी चीज को अपन 10% इंक्रीज करेंगे तो मैंने बताया था 1.1 से इंटू करेंगे। और अगर उसको 10% डिक्रीज करेंगे तो वो करेंगे 0.9। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको पूछा है इफ इस करंट सैलरी, करंट मतलब जो डिक्रीज इंक्रीज करके सैलरी आई है वो दी है। और पूछा है ओरिजिनल सैलरी क्या थी चेंजेस से पहले। तो यहाँ जो चेंजेस से पहले सैलरी, इसी में तो चेंज किया गया था। तो ये हमको ये हमारा आंसर है, और इसमें चेंज करके जो आया है वो है। तो यहाँ पे जो गलती हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम जो है वो 9900 यहाँ ले लें। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया है कि करंट सैलरी, मतलब बड़ा घटाने के बाद जो आई है सैलरी वो दी है। हमें ओरिजिनल फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स इंटू ये कितना आएगा, 99 अपॉन
100 ऐसे दिमाग लगा करो, 11 9 से 99 और 2 पॉइंट है तो 0 इक्वल टू 9900। अब ये वहां चला जाएगा, 99 कैंसिल, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 10,000। ये रहा हमारा। इजी हो गया 10 सेकंड में 10,000। चलिए, तो 13th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल मंथली सैलरी अमित स्पेंड 20% ऑन रेंट, 30% ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे एक वर्ड फोकस करना है, रिमेनिंग, मतलब 20% खर्च करने के बाद जितना बचा है उससे 30% जो है वो खर्च करता है फूड पे, 50% ऑन द रिमेनिंग, अगेन रिमेनिंग आ रहा है, मतलब जितना बच रहा है मतलब खर्च करता जा रहा है, फिर जो बच रहा है उसका 50%, उसका 30%। ठीक है, ऐसा नहीं कि टोटल हमारे पास जितना है उसका 30%, यहाँ 20%, यहाँ जो रिमेनिंग वर्ड है इसका मतलब ये है कि खर्च करता गया, फिर जो बचा हुआ उसका इतना खर्च करता गया। और एजुकेशन सेविंग, और आखिरी में सेविंग कितनी बची उसकी, मतलब इसको वैसे ही क्वेश्चन मान ले जो पिछला वाला किया था, कि हमारे पास टोटल सैलरी सपोज एस है, उस सैलरी का 20% रेंट पे खर्च हो गया, तो कितना कम हो गई सैलरी, 0.8, है ना। 20% मतलब 2 पॉइंट कम कर दें, 0.8। 30%, अब इसी का 30%, ये जो है ना रिमेनिंग, अब इतना रिमेनिंग होगा, उसका 30% मतलब 0.7 से इंटू करेंगे, फिर इंटू करेंगे किससे, अब उसमें भी दोबारा रिमेनिंग बोला है तो 0. समझ में आ रहा है, कम करते जा रहे हैं ना। और ले देख के बचा क्या, जो सेविंग्स है, सेविंग्स कितनी है, 5600। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56 इंटू 5/1000, 1 2 3, 8 7 56। फिर तो बोलोगे 5 से इंटू क्यों नहीं किया, यहाँ क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू, एस मतलब सैलरी, कितना हो जाएगा, ये 0072 हो जाएंगे, 1000000। ठीक है, डिवाइड बाय, तो 2 बचा बचा एट द एंड, सैलरी कितनी बची इनकी, टोटल मंथली सैलरी, कहीं गलत कर रहे हैं क्या अपन, 20% ऑन रेंट, 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, एंड 5600 टोटल, इससे टोटल मंथली सैलरी। ठीक है, तो अपना आ रहा है 20,000 रुपया आ रहा है। वी डोंट हैव अ करेक्ट ऑप्शन है। चलो, ठीक है, इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप इसको समझिए, यहाँ 40 नहीं आएगा, 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 का जो है वो आप निकाल के देखिए कितना, 20%, तो वो आएगा 4,000। ठीक है, तो 20,000 का 4,000 कितना हो जाएगा, 16,000 बचेगा। और 16,000 का आप जो है वो 30% हटा दीजिए, 30% हटाएंगे तो कितना बचेगा, 11,200। और फिर अगर 50% और हटा दिया आपने उसका, तो बचा फिर 5600। तो बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे 20,000 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शेप के ऊपर है, मतलब सिलेंडर का शेप और ये सब चीजें है। चलो, हमको क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो मेथड है वो सही है, हमको क्वेश्चन सही करना है, अ, अपने आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को चेंज नहीं। ठीक है, आप नन ऑफ दीज भी बहुत बार आता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब हमें आंसर चाहिए ही चाहिए। चल, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 10, द परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया। पहले बात तो आपको मेंसुरेशन आना चाहिए, उसके पूरे वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने एक जगह पढ़ा था, इसको बेलन बोलते हैं, बेलन, क्योंकि शेप ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया मतलब ये साइड वाला एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया। अगर क्या हुआ है, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, कि 2 पाई तो पाई रहेगा, आर कितना चेंज हुआ है, मतलब 1.2 आर हो गया, और हाइट कितना बड़ा है, डिक्रीज हुई है, तो 0.9 एच, 1 आर और 0.9 एच, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, तो यहाँ जो आपको फैक्टर दिख रहा है ना, 1.2 इंटू
0.9, यही आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें तो सेम ही रहेंगी। अगर आप इनका रेशियो निकालने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों बस बच जाएंगे, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो आप इसी पे फोकस करिए। कितना आएगा? 1.2 इंटू 0.9, 12 9 108। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया आपको कितना आएगा? अब पहले से क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे 12 9 108 आ रहा है, आपका 10.8 आ रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज पूछा है। कितना पूछा है? परसेंटेज चेंज पूछा है। तो नई वैल्यू आपकी किससे आ जाएगी? नई वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी नई वैल्यू? 108 डिवाइड बाय, क्या आपका इसका फैक्टर आ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जो है 1.2 इंटू ये 20% इंक्रीज करा है किसको? रेडियस को। और ठीक है, तो परसेंटेज चेंज जो है वो कितना आएगा बताओ अपने हिसाब से। पहले कितना था ये? पहले कितना था ये? 100/100 था। तो कितना चेंज आया? हाँ, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ दिमाग चल रहा हो तुम्हारा, अरे आंसर कैसे आ गया भैया, कैसे बोल रहे हैं आंसर? क्योंकि हम बेसिक्स भूल गए। बेसिक्स क्या थे? कि यहाँ पे ये 100% होता है, और वहां पे वो कितना हो गया? 108% हो गया। 108/100 इज वॉट? 108%। तो अगर ये पहले 100% था, अब कितना हो गया? तो कितना हो गया? 8%। ओके। क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। बोला है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। मतलब हमारे पास जो फ्रेश फ्रूट है, जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है, उसकी क्वालिटी क्या है? कि उसमें 68% वाटर रहता है। मतलब 32% क्या रहता है? सॉलिड रहता है। सॉलिड पल्प रहेगा, फ्रूट है ना। तो ये वाटर रहता है 68%। और जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट मतलब समझती है, तो उसमें क्या रहता है? 20% वाटर है, और 80% उसमें क्या होगा? पल्प होगा। मतलब जो सॉलिड मटेरियल। ठीक है, ये समझ में आया? तो मुझे अगर ये 100 kg दे दिए जाए, अगर ये 100 kg दे दी जाए, तो मैं कितने ये बना लूंगा? कितना बना लूंगा मैं इसको? देखो, नहीं नहीं, इधर सुनो। ये हमारे पास 100 kg मिल जाएगा। तो 100 kg में 68 kg तो पानी मिलेगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज डिवाइड ऐसा है। और 32 kg हमको क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा, है ना। इस 32 kg पल्प को तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन हमको ड्राई फ्रूट बनाने के लिए 32 kg सॉलिड के अलावा क्या चाहिए? पानी भी चाहिए ना। तो 32 kg के हिसाब से 20% पानी भी चाहिए, है ना। तो 32 kg इज बेसिकली 80%। 32 kg क्या है? तो 32 kg जो है वो 80% है किसका? मतलब ड्राई फ्रूट का। तो ड्राई फ्रूट में अगर ध्यान दिया जाए तो 80% जो है वो हमें मिल गया 32। तो 20% ऑफ वाटर हमें निकालना है। ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर 32%, जो 32 kg इज 80%, देन 20% इज व्हाट? देखा जाए तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये 4 की टेबल तो ले ही रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पे अगर दिखाया 32 kg जो है वो 80% है, तो ये एक्स कितना होगा? 20%। है ना, है ना। तो मैंने एक टेक्निक बताई थी तुमको, 32 kg इज 80%। तो आप क्या करिए? तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4, तो क्या हो जाएगा? 4। अरे यार दिमाग लगाओ। 80% इज 32। तो दोनों को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 8। 8 = 20%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो 8 + 32, 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट बनेंगे। ये हो गया लॉजिक, है ना। अब अपन आते हैं किसमें? ट्रिक में। दोबारा समझना है ना, ट्रिक समझो। क्या है? हमारे पास फ्रेश फ्रूट है। एग्जाम में कैसे करनी है? फ्रेश फ्रूट में हमें पता चल गया कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है और पल्प की क्वालिटी, मतलब सॉलिड पल्प की क्वालिटी कितनी। तो वाटर 68% है इसमें, और इसमें कितना है? 32% बचेगा सॉलिड। ऑफ ड्राई फ्रूट में जो है वो
20% वाटर है, तो 80% हमारा सॉलिड रहेगा। ठीक है। और मुझे फ्रेश फ्रूट ला के दे दिए कितने, 100 केजी। तो मुझे पता है कि 100 केजी में मेरा जो 68 केजी है वो तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, और 32 केजी का मुझे पल्प मिलेगा। ठीक है, तो 32 केजी का मुझे पल्प मिलेगा अगर, तो 32 केजी जो है वो मेरा हो गया सॉलिड पल्प। अब मुझे क्या है, पानी चाहिए ड्राई फ्रूट के लिए, कि पानी भी चाहिए पड़ेगा। तो इसका 20% जो है, 32 इज द 80%, मुझे 20% निकालना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 80% इज 32, तो दोनों को 4 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, 20%। 80 डिवाइड बाई 4 इज 20%। तो ये हो जाएगा कितना, 8। तो हम मुझे कितना, 32 केजी पल्प और 8 केजी में पानी यूज करूंगा, तो मेरे ड्राई फ्रूट बन जाएंगे कितने, 40 केजी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भैया 32 केजी क्यों नहीं आंसर, है ना। बहुत से लोग सोचेंगे कि अरे तो पानी निकाल देते हैं, ड्राई ड्राई बचेगा तो 32 केजी होगा। नहीं भैया, ड्राई फ्रूट में भी पानी चाहिए हमें। ड्राई फ्रूट में भी तो पानी की क्वांटिटी कितनी चाहिए, 20%। तो यहाँ ये ऐड करना लोग भूल जाते हैं और ये वाला टिक कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि ड्राई फ्रूट में भी पानी होना चाहिए। तो 68% में से हम, ठीक है, या फिर ऐसे दिमाग लगाओ कि 32 केजी पल्प मिल गया है तो पानी उसके हिसाब से हम ले लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग वर्ड जब भी दिख रहा है आपको, समझ जाओ कि आपको कंटिन्यूशन है। तो हम टोटल बुक्स को मान लेते हैं 30। ठीक है, और 20% ऑफ द बुक तो कम करते जाते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग होता जा रहा है तो कम करते जाएंगे, 20% कम करेंगे तो 0.8 लिखेंगे, फिर 0.5 एंड 0.7। ओके, 30% है तो 0.7 इक्वल टू, बची कितनी बुक्स है, 6300। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, कैंसिल करने से अच्छा है कि इसको ऐसे लिख लो, 8 into 5 into 7 upon 1000 इक्वल टू 63। अभी क्या करेंगे, 633 into 100 अपॉन 8 into 5 into 7, 7 से कैंसिल हुआ 9। ठीक है, 8 5 का होता है 40, तो 9 0 0 0 0 0 डिवाइड बाय 40, ये जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टू जा, फिर 2 जा, फिर 5, आंसर आ गया 2 2 5। 2 2 आ जाएगा, वहीं पर गेम खत्म हो जाएगा। हम आगे सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये, वैसे क्वेश्चन है जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक, चल, सेविंग वाला। A price of sugar dropped by 10%. As a result, housewife is able to buy 2 more kg of sugar for rupees 270। कल एक क्वेश्चन किया था हमने, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर। ट्राई, पहले बार ट्राई करो। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर ड्रॉप बाय 10%। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल समझोगे ना तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कि सपोज आप जो है वो चीनी लेने गए हो और बोला भैया 10% छूट चल रही है। अब आपके पास पैसे हैं, आपने सोचा कि 10% छूट चल रही है तो 2 केजी और शुगर आ जाएगी उतने में। तो बेसिकली आप सोच के देखो कि आपका प्राइस क्या था, वो आपको मैटर नहीं करता है। प्राइस तो आप पता नहीं क्या पहले कितना था, लेकिन इतना पता है कि आप 270 रुपये लेके गए थे, है ना। क्यों, क्योंकि 270 रुपये अभी भी खर्च कर रहे हो आप। 270 रुपये आप लेके गए थे, आपको कितनी शुगर मिलती, उसमें एक्स शुगर मिलती, कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर मिलती। अब आपको पता चला कि यार 10% ऑफ है इसमें। ठीक है, इसमें 10% ऑफ है, किसमें, शुगर में। तो आपने 270 की x+2 खरीद ली। ठीक है, 2 किलो शुगर एक्स्ट्रा खरीद ली। तो 10% ऑफ होने के कारण 2 केजी शुगर मिल गई। मतलब 270 का 10% जो है वो बेसिकली इक्वल है 2 केजी ऑफ शुगर के बराबर। समझ में आया, कि 10% ऑफ कर, 270 रुपए के 10% कितना होता है, 27। तो 27 रुपए में 2 केजी शुगर मिल रही है, मतलब। आप समझ में आया? और अगर 27 रुपए में 2 केजी शुगर मिल रही है तो 1 केजी शुगर कितने में मिलेगी, तो प्राइस कितना है आपका, 10 सेकेंड्स। चलिए, बोला है, इन अ कॉलेज इलेक्शन 10% of the total vote cast were declared invalid. The winning candidate secured 60% of the valid votes and won by 1800 वोट। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ऐसा समझते हैं कि जब वोट डाला जा रहा था, जैसे नीट का पेपर लीक हो गया, बात तो चला, तो जब वो पहले पता चला था कि इनवैलिड है, तो इनवैलिड कैसे पता चलेगा अपन को, पहले वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा ना इनवैलिड है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे कि सब 100 लोगों ने, 100% लोगों ने वोट दिए, उसमें से
ये भाई साहब जो है वो 60% वैलिड वोट से जीत गए, और 40% जो थे वो बाकी लोगों को मिले। ठीक है, 40% जो थे बाकी लोगों से। तो ये बेसिकली कितने वोट से जीते हैं? 60 - 40%। ये 20% मार्जिन से जीते हैं। अब ये 20% जो है वो किसके बराबर है? 1800 वोट्स के बराबर। ये लिखा है ना, 1800 वोट्स के बराबर। ये इनकी मार्जिन हो गई। ठीक है। अब ये भाई साहब 20% इज द 1800। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये इनवैलिड भी कर दिए, कितने? 10% इनवैलिड कर दिए, लेकिन इनने तो 60% वैलिड वोट ही मिले हैं ना इनको। तो जो इनवैलिड हो गए वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैलिड वोट से जीते हैं तो 60% तो ये है। इनको जो वोट मिले थे वो तो सब वैलिड ही है, तो इनके कटौती कुछ नहीं होनी। ये स्टिल 20% वोट से जीते ही हैं। ठीक है, तो 20% इज 18। अब इसको क्या करें? 100% कैसे निकालेंगे? इंटू 10। तो ये हो गया 18, मैंने इंटू 5 करेंगे। इंटू 5 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 9000। तो लेकिन हुआ क्या था कि टोटल वोट कितने थे? मतलब 19,000 वोट से। तो ये लेकिन आंसर नहीं है। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि 10% वोट्स को इनवैलिड कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बेसिकली 90% ऑफ द टोटल वोट है। अगर ये 90% है तो 100% कितना होगा? आसान है। 90% इज 9,000, तो 100% इज 10,000। तो टोटल वोट कितने हैं? बिकॉज 10% और टोटल वोट, ये 10% हटा दिए गए थे। अब यहाँ पे 100% ये क्या है? वैलिड वोट्स। दिस इज वैलिड वोट्स। तो 100% वैलिड वोट्स जो है वो 9,000 है, लेकिन टोटल वोट्स कितने हैं? कि वैलिड प्लस इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स 9,000 है और 90% है। इनवैलिड वोट 10% है। ठीक है, तो इनवैलिड, ये टोटल वोट्स है। ठीक है, तो वैलिड में इनवैलिड वोट्स भी मिला देंगे 10%, तो वो हो जाएगा कितना? टोटल वोट्स का। ठीक है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। 10 सेकंड में कैसे? कोई क्वेश्चन आप दिमाग लगाइए। 100 वोट मिले थे सपोज। ठीक है, आप पहले साइड में लॉजिक लगाइए कि 100 वोट मिले होंगे, तो 90 वोट जो है वो वैलिड है, और ये 10% मतलब जो है वो इनवैलिड है। अब 90% में से इन भाई साहब को 60% वोट मिले हैं, और 40% जो है बाकी को मिले हैं। ठीक है, तो इनका विनिंग मार्जिन जो है वो 20% है। अब ये 20% इज बेसिकली 1800। तो 100% जो है वो क्या हो जाएगा? 9,000। तो देर आर टोटल वोट्स in which 9,000 votes are valid. तो 9,000 votes अगर valid हैं, that is basically 90%, and 10% votes are invalid। तो मतलब ये invalid votes थे वो 1,000 votes थे। तो total voting जो हुई है वो कितनी हुई है? 10,000। This is how you have to approach to the question। आया समझ में? Good। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% ऑफ द ए प्लस बी इज 60% ऑफ द ए माइनस बी। मतलब 40%, तो 4/100 इक्वल ए प्लस बी इक्वल टू 6/60/100 ए माइनस। तो पहले आप ए और बी का रिलेशन निकालिए, जो भी कुछ पूछा बाद में देखा जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 4a + 4b इक्वल टू 6a माइनस 6b। ठीक है, अब ये b को यहाँ भेज दे रहे हैं, a को वहां भेज दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 10b। हाँ, अरे वो डिवाइड का इनटू में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10b इक्वल टू 2a। ठीक है, तो b यहाँ भेजो, 2 यहाँ भेजो, तो a/b आ जाएगा आपका 10/2। तो a/b इक्वल टू, ये b को यहाँ भेजा है, तो 5/। अब जब ये रेशियो मिलेगा ना, 5 और b, a और b, 5/1, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ रेशियो। तो 5x, सॉरी, क्योंकि हमको वहां पे एग्जाम में सोल्यूशन नहीं दिखाना है, हमको तो आंसर लाना है। तो हम डायरेक्ट 5 की वैल्यू a रखेंगे। a की वैल्यू क्या रखोगे? 5। 2 × 5 माइनस 3 × 1/5 + 1। 10 - 3 7/6 इज आर आंसर। हो गया 10 सेकंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इज 25% मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टमेंट इज 20% लेस देन सी, इफ सी इन्वेस्टेड 50,000 फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। मतलब ए, बी और सी कुछ इस तरह से दे रखा है, ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है बी के टर्म में, बी ने करी है टर्म सी के टर्म में, ठीक है, और सी का हमको दे रखा है तो ए पे जाना है, तो हम उल्टे शुरू करते हैं। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सी से, तो सी इक्वल टू कितना है, 50,000 दिया हुआ है। अब बोल रहे बी इज 20% लेस देन सी, मतलब बी क्या है, बी जो है 20% कम है, मतलब 0.8 बी है, नहीं बी इज 20% लेस है ना, बी इज 20% लेस ऑफ सी, तो बी कितना हो जाएगा, इतना, ये समझ में आया, 20% कम, ये आसान हो रहा है ऐसे, तो कितना, जब पॉइंट हटा के जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, 8 5 जा 40,000, ये हो गया बी की वैल्यू। अब बोल रहा है कि ए इज 25% मोर देन, तो 1 पॉइंट इंटू बी, है ना, समझ गए, तो बस आसान है ये, 125/00 इंटू 40000, ये भी कैंसिल हो जाएगा, धीरे धीरे आपको जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दिमाग बोलने लग गया, ठीक है। फिर 125/4 कितना हो जाएगा अपने पास, 500, सही में, मैंने बोला तो हो जाएगा। हाँ भाई, 125/5 इज 500, ठीक है, 500, तो ये आंसर हो जाएगा 50,000, समझ गए। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, पॉपुलेशन 2 years ago was 16,000, फाइंड द करंट पॉपुलेशन। कोई कठिन बात है नहीं, हम 2 साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, जैसे ये प्रेजेंट एज है, तो 2 साल पहले कितनी थी, है ना, -1 -2, तो -2 में कितनी थी, 1,60,000। अब बोल रहा है कि 2 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, तो हर साल 5% बढ़ती है, 10% होता है 0.1, 5% क्या होगा, 1.05, तो इस पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, 1.05 एक बार करना कि दो बार, दो बार ना, 2 साल पहले थी ना, अरे 2 के लिया मैंने, 5 होगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये हटा के जीरो जीरो, यहाँ हटा के जीरो जीरो, तो क्या करेंगे, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, बचेगा 16 × 105 × 105, ठीक है, इसको इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर आएगा 176,000, तब ये 164 आएगा, 1600 आ रहा है, सेकंड 164 इंटू करके, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोला है एग्जीक्यूटिव सैलरी इज कट बाय 20%, अब उसकी सैलरी दोबारा वही बढ़ानी है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, बेस चेंज हो गया मतलब बेसिकली, है ना। अब मान लेते हैं ऐसे केसेस में कि उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपीज, उसकी सैलरी कम कर दी गई 80, है ना, 20% कम कर दिया गया। अब मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं, कितना परसेंट बढ़ाऊं कि दोबारा कितनी हो जाए, 100 हो जाए, कितना परसेंट बढ़ाऊं कि कितना हो जाए, 100% हो जाए, तो कैसे करेंगे बताओ। सिंपल सी बात है, आपने कितना परसेंट कम किया है, 20% कम कर दिया आपने, मतलब बेसिकली आपने 1/4 कम कर दिया, और जो आपको दोबारा वही चीज करनी है, तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, इनवर्स वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/5 बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया? 20% कम करोगे तो एक 1/5 बढ़ाना पड़ेगा, 1/5 मतलब, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 48% पास इन physics and 30% pass in both subjects. Find the failure percentage on both. 65% मैथमेटिक्स में पास है, 48% फिजिक्स में पास है, और 30% जो है वो क्या है, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो ऐसे बच्चे बताओ जो दोनों में क्या है, फेल है। हाँ, तो देखो 65% मैथमेटिक्स में, 30% मतलब दो सब्जेक्ट में पास है,
देर आर 70 स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं। समझ में आ रहा है? देर आर 70% स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं है, किसी एक में फेल है। उन 70% में से 65% बच्चे जो है मैथमेटिक्स में पास है और 48% फिजिक्स में पास है। हमको फाइंड करना है कि ऐसे बच्चे जो दोनों में फेल, एक ट्राई हो जाए फिर करवाता हूँ। ठीक है, फिनाले क्वेश्चन है ना, तो टाइम तो लगे। चलो देखो, बचपन में नहीं, ऑब्वियसली 11th 12th में पढ़ा होगा कि वेन डायग्राम नाम की एक चीज होती है। ठीक है, अगर जिनको नहीं पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स वाले नहीं थे, उनके लिए हम थोड़ा सा और आसान बता दें भाषा में कि वेन डायग्राम से क्या होता है कि थोड़ा सा चीजें इस तरह क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। होता क्या है, जो जितने भी केसेस होते हैं उनको एक बॉक्स में लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि 100 बच्चे थे, टोटल कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। ठीक है, 100% बच्चे होंगे ना, मर तो नहीं जाए कोई। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के केसेस हैं हमारे पास। कुछ एक केस क्या है जो मैथमेटिक्स से पास है, मैथमेटिक्स फिजिक्स। मैथमेटिक्स से पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 65% बच्चे हैं, जिसमें ये भी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड। फिजिक्स वाले में कितने हैं? 48%। और उसमें कॉमन वाले भी होंगे। कॉमन वाले कितने हैं? 30%। ठीक है, और टोटल जो पास बिल्कुल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, वो यहाँ आएंगे, बॉक्स के बॉक्स के अंदर, लेकिन सर्कल से बाहर। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, इसमें इसका यूनियन निकालना होता था। क्या निकालना था? यूनियन निकालना था। तो पहले क्या करते थे, मैथ्स फिजिक्स को ऐड कर देंगे और कॉमन वाले हटा देंगे, क्योंकि दोनों आ गए ना मैथ्स फिजिक्स में। तो क्या करेंगे अपन लोग कि इसका पूरा ये सर्कल के अंदर का निकालने के लिए, ए बी और सी है ये, ठीक है, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी को ऐड कर देंगे, मतलब मैथ्स और फिजिक्स को ऐड कर देंगे और उसमें से कॉमन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक, तो मैथ्स और फिजिक्स कितने थे? 65 प्लस 48 माइनस 30। ठीक है, 65 माइनस 30 हो जाएगा अपना 35। 35 प्लस 48, 35 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 83। 83% जो है वो बच्चे हो गए, मतलब ये जो एरिया है कॉमन वाला, वो हो गया 83। तो टोटल बच्चे में देते थे 100%, 83 निपट गए, मतलब निपट नहीं गए, पास हो गए, 17 निपट गए। तो आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, कट।